अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर थर्ड है लीनियर सर्किट एनालिसिस का और इसमें हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द मेन टॉपिक्स आर चार्ज, करंट एंड वोल्टेज। हम करते ये हैं कि ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.3 है इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चार्ज को स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है अ टिपिकल इनकैंडिसेंट रीडिंग लैंप रन्स एट 60 वाट। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बहुत इंपॉर्टेंट। वाट इज अ यूनिट ऑफ पावर, सो इसकी जो पावर रेटिंग है वो 60 वाट यानी 60 वाट का आपके पास बल्ब है। इफ इट इज लेफ्ट ऑन कॉन्स्टेंटली यानी अगर इसको चला के रख दिया जाए, ये चलता रहे, हाउ मच एनर्जी इन जूल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हमने एनर्जी फाइंड करनी है जूल्स के अंदर, इज कंज्यूम्ड पर डे यानी एक दिन में कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। एंड व्हाट इज द वीकली कॉस्ट, ये एक पार्ट आपका है और ये पार्ट नंबर 2 यहां से स्टार्ट होता है। पहले हम पार्ट 1 देख लेते हैं, फिर पार्ट 2 को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमें क्या गिवन है? पार्ट 1 में हमें एक तो पावर रेटिंग गिवन है उसकी, और उसके अलावा हमें टाइम का पता है कि टाइम भाई कितना है, 1 डे का है। और 1 डे हमें पता है कितने होता है, 24 आवर्स होते हैं। अब 24 आवर्स में हमें पता है कि जो आवर है उसमें कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। क्योंकि हमने जूल एनर्जी कंप्यूट करनी है, और अगर आपको ये पता हो कि पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो यहां से अगर जो आपके पास एनर्जी है वो आपके पास हो जाएगी P मल्टीप्लाई बाय T। सो ये जो पावर है ये वाट है और ये टाइम क्या है, ये सेकंड है, वाट सेकंड। तो ये जो वाट सेकंड है ये यूनिट है एनर्जी का। मैं इसको एनर्जी लिख देता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू वाट सेकंड। इसको हम कहते हैं जूल या जाउल, कुछ लोग भी इसको कहते हैं। सो इस वजह से सेकंड का होना बहुत जरूरी है। तो हम 24 आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। सो 24, एक आवर में 60 मिनट होते हैं तो ये मिनट्स बन जाएंगे, और हमें पता है एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 86,400 आंसर हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है 1 डे में 86,400 सेकंड्स होते हैं। ये तो हमने टाइम को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब हमने एनर्जी कंप्यूट करने और हमें फार्मूला क्या पता है, W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T, यानी एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर कितना जी, 60, और टाइम हमने निकाला कितना जी, 86,400, क्योंकि इसका यूनिट वाट है और इसका यूनिट है सेकंड। ये वाट सेकंड बन जाएगा जो कि जूल के बराबर है। अब बेसिकली इस आंसर को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारी एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगी। So this is our answer 518,400 joules. So energy consumed आ गई 518,400, क्योंकि हमें पता है डेसिमल पॉइंट की लोकेशन ये होती है। तो ये कितने डिजिट्स हैं, 3 और 3 6। तो इसको हम साइंटिफिक में कन्वर्ट करें तो यहां पर आना चाहिए। तो आपके पास आ जाएगा 5.184 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और 10 की पावर 6 क्या होता है, मेगा होता है। ये हमारी जी आ गई एनर्जी जो कि कंज्यूम करेगा वो लैंप, कब, एक डे के अंदर, यानी 24 आवर्स में। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट 2 को रीड कर लेते हैं कि उसमें क्या कंप्यूट करना है। अगर आप पार्ट 2 देखें, व्हाट इज द वीकली कॉस्ट, यानी 7 डेज की कॉस्ट अब हमने कंप्यूट करनी है। इफ एनर्जी इज चार्ज्ड एट अ रेट ऑफ 12.5 सेंट्स पर किलोवाट आवर। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो यह है कि जो जूल एनर्जी थी उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, नंबर 1 थिंग। दूसरी है कि 7 डेज के अंदर, वीकली कॉस्ट का मतलब है कि 7 दिन तक चलता रहा अगर बल्ब आपका, तो 7 डेज में उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो 7 डेज का पहले हम किलोवाट आवर चेक करेंगे कि 7 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, फिर उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 सेंट के साथ, और उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है। और सेंट को डॉलर में कन्वर्ट करते हुए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो सेकंड में एक तो आपने देखना है कि वीकली कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, वीकली कॉस्ट ये कंप्यूट करनी है हमने, और हमें पता है कि कितना रेट है जी, 12.5 सेंट पर किलोवाट आवर, ये आपका रेट है। तो यहां पर रेट हम लिख देते हैं, रेट हमारा पास है 12.5 सेंट्स। इसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 12.5 को कैसे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये डॉलर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास रेट आ गया इन डॉलर्स। अब हम क्या करते हैं कि 7 डेज में कितनी एनर्जी हुई, तो टोटल एनर्जी देख लेते हैं। अब एनर्जी को कंप्यूट करते हुए हमने जो एनर्जी पहले फाइंड की थी वो 518,400, ये जूल्स हमारे पास एनर्जी थी, और वीकली का मतलब है 7 डेज, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब ये देखिए जूल किसके बराबर होता है, जूल होता है वाट सेकंड। तो इसको अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर लूं
तो ये 7 डेज की एनर्जी आ गई, क्योंकि 1 डे की एनर्जी हमने निकाली हुई थी। ये वाट सेकंड में हमारे पास एनर्जी आ गई, वीकली एनर्जी, क्योंकि ये एक दिन की एनर्जी ये थी। अब ये वाट सेकंड है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? किलो वाट आवर में, क्योंकि जो रेट है 12.5 सेंट वो पर किलो वाट आवर है। अब किलो वाट आवर कैसे कंप्यूट करते हैं भाई? वाट को किलो वाट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 362 लिख देते हैं, 88 और 1000। अब मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा किलो वाट, तो मुझे 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर में, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आवर लिखने के लिए, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो वो 36 को 100 को आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने यहां पर आवर लिख दिया तो नीचे भी आवर के जो सेकंड्स हैं वो होने चाहिए, और किलो यहां पर लिखा 1000 से डिवाइड भी किया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमें किलो वाट आवर में एनर्जी मिल जाएगी टोटल। सो 10.08 किलो वाट आवर एनर्जी आ गई, कौन सी? वीक में जो कंज्यूम हुई। अब इस एनर्जी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है हमारे रेट के साथ। रेट हमने क्या कंप्यूट किया? 0.125। सो मल्टीप्लाई कर दें जी 0.125। ये क्या है? डॉलर्स हैं पर किलो वाट आवर, पर किलो वाट आवर। तो ये देखें यूनिट से कैंसिल हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.125 के साथ, हमारा जो आंसर आ जाएगा 1.26 डॉलर्स आ जाएगा। और ये हमारी कौन सी कॉस्ट आ गई जी? वीकली कॉस्ट। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया, आल दो इतना मुश्किल नहीं था। अब आपने करना यह है कि इस रिलेटेड एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम है वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं चार्ज, करंट एंड वोल्टेज। देखिए जो चार्ज है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है नेचर की। चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और हम जो करंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल होगी, उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ऑल हमें पता है प्रैक्टिकली कंडक्टर्स के अंदर जो करंट होता है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट की वजह से होता है। लेकिन पेपर पर हम जो करंट पढ़ेंगे वो कन्वेंशनल करंट होगा, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। सो करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। सही है जी। तो यहां पर अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको बताना है। यहां पर देखिए आपके पास चार्ज है, उसकी एक ग्राफ गिवन है, और फिर उसने करंट भी कंप्यूट किया हुआ है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बोला द करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी जो चार्ज है उसका डेरिवेटिव अगर हम ले लें तो हमें क्या मिलेगा? करंट। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो कि मैंने आपको बतानी है। अब वो नोटेशन ये है कि जब भी हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे, लाइक हम कैपिटल आई यूज कर रहे हैं, कैपिटल क्यू यूज कर रहे हैं, अपर केस में जब लेटर यूज करेंगे, इसका मतलब है ये कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। अब कांस्टेंट क्वांटिटीज का मतलब है इसको हम कहते हैं टाइम इनवेरिएंट। यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, लेट्स सपोज ये टोटल चार्ज है, क्यू इज द टोटल चार्ज, आई इज द टोटल करंट, कि हमारे पास टाइम चेंज हो रहा है लेकिन चार्ज जो बॉडी पर है वो क्या है? फिक्स है। तो इसको कहते हैं टाइम इनवेरिएंट, यानी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। जब भी इस पूरी बुक के अंदर कैपिटल लेटर में जो नोटेशन लिखी होगी उसका मतलब है कि ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। और जब भी हम लोअर केस में देखेंगे, अगर छोटा क्यू लिखा हुआ या छोटा आई लिखा हुआ, ये जो लोअर केस में क्वांटिटीज हैं ये रिफ्लेक्ट करेंगी कि ये टाइम वेरिइंग है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर क्यू है तो क्यू टाइम के साथ लेट्स सपोज ऐसे चेंज हो रहा है, जिस तरह के बुक में मेंशन है। जरूरी नहीं कि ऐसे हो, ये एक रैंडम उसने पिक्चर बना दी। क्यू कुछ भी हो सकता है, जिस तरह कैपेसिटर चार्ज होता है तो कैपेसिटर पर शुरू में चार्ज 0 होता है, ऐसे वो चार्जिंग अपनी इंक्रीज करता है और फिर फुल चार्ज हो जाता है। तो इस तरह का ग्राफ भी हो सकता है। ये टाइम है और ये जो चार्ज एक कैपेसिटर स्टोर कर रहा है उसकी फिगर है, वो ऐसे भी ग्राफ उसका बन सकता है। ठीक है, तो जो लोअर केस में क्वांटिटीज होंगी वो टाइम पर डिपेंड करेंगी, उसको टाइम वेरिएंट कहते हैं। ठीक है, बिकॉज उनकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो हर टाइम पर डिफरेंट हो सकती है, वो टाइम डिपेंडेंट है क्वांटिटी। और अपर केस वाले जो लेटर्स होंगे दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम या कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये ग्राफ कैसे बना। इस ग्राफ को देखने के लिए जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि जो करंट है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या सिंपल उसको चार्ज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में। अब यहां पर देखें, इसका मतलब यह है कि अगर हमें ग्राफ गिवन है चार्ज का, तो उसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें यानी उसकी स्लोप ले लें या ग्रेडियंट कंप्यूट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। क्योंकि चार्ज अब वेरी कर रहा है अबव फिगर्स के अंदर, इस वजह से अब हमें एग्जैक्ट उसकी इक्वेशन का नहीं पता, लिहाजा हम अप्रोक्सीमेट करंट की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है
कि अगर हमें चार्ज कंप्यूट करना हो, अगर आपको करंट गिवन हो और आपको चार्ज निकालना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपली उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू आई और डी टी। और क्योंकि ये डिफरेंशियल है, चार्ज को निकालने के लिए आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जो चार्ज का ग्राफ होगा वहां से हमने लिमिट्स निकालनी है कि जो चार्ज इनिशियल था वो क्या है। इनिशियल मतलब है टी नॉट टाइम पर चार्ज क्या था और टी टाइम पर चार्ज क्या है, क्योंकि आप एक रेंज के अंदर चार्ज फाइंड आउट करेंगे, भाई इस टाइम से लेकर इस टाइम तक हमने चार्ज निकालना है, तो उसकी लिमिट्स आ गई। और यहां पर करंट किस टाइम से किस टाइम तक, टाइम तो बेसिकली टी नॉट से टी है, तो यहां पर आप लिख दें टी नॉट और टी। यहां पर टी नॉट पर क्या चार्ज था वो लोअर लिमिट होगी डी क्यू की, और टाइम टी पर चार्ज क्या था वो क्यू टी उसकी अपर लिमिट है, और टाइम की लिमिट वही है टी नॉट से टी। अब यहां पर क्योंकि ये भी टी है ये भी टी है, तो ये क्योंकि डमी वेरिएबल इसको बना लेते हैं, तो इसको टी डैश लिख लेते हैं। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें पता है, याद करें जब इंटीग्रेशन हम करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर अगर 1 होता था तो उसका इंटीग्रल क्या आता था, x होता था, और लिमिट्स आपके पास आ जाती थी जो यहां पर होती थी। इसी तरह तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इसका q आ जाएगा, और जो लोअर लिमिट होगी वो क्यू टी नॉट बन जाएगी, एंड अपर लिमिट क्या बन जाएगी, क्यू टी बन जाएगी, इज इक्वल टू ये आपके पास वही रहेगा टी नॉट टू टी और आई डी टी डैश। अपर लिमिट पुट करें आपके पास आ जाएगा क्यू टी माइनस लोअर लिमिट पुट करें क्यू टी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल टी नॉट टू टी और आई डी टी डैश। अब ये जो क्यू टी नॉट है ये इधर आ जाएगा क्योंकि इनिशियल चार्ज था, तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, तो ये बेसिकली आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया कि अगर आपको करंट की वेव फॉर्म गिवन हो, ग्राफ गिवन हो, चार्ज निकालना हो, तो आप उसको इंटीग्रेट कर लें और जो इनिशियल चार्ज है आप उसमें ऐड कर लें। सो ये फाइनल इक्वेशन आ गई किसकी, चार्ज की। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि चार्ज के ग्राफ से करंट का ग्राफ कैसे बना। बस इंट्यूटिव अप्रोच इंपॉर्टेंट है, यहां पर इतनी निटी ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एट टाइम्स ये भी होता है कि आपको चार्ज की एक्सप्रेशन दे दी जाए इन टर्म्स ऑफ टी और उसको डेरिवेटिव लें और आपको टाइम मिल जाए, और जब आपके पास एक इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन होती है, तो उसको प्लॉट करना बहुत आसान है। ठीक है, इसमें हम बस इंट्यूटिव अप्रोच देखेंगे, तो जस्ट चेक इट आउट कि वाकई चार्ज का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमें क्या मिलता है, हमें करंट मिलता है। तो सबसे पहले देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेरिवेटिव या स्लोप या ग्रेडियंट होता है वो बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। यहां पर शुरू में देखें चार्ज क्या है, 0 है, तो करंट शुरू में 0 नहीं होगा क्योंकि ये एक पॉइंट पर है। डेरिवेटिव आप 2 पॉइंट के दरमियान लेते हैं। अब जब टाइम की ये वैल्यू, अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि यहां पर क्या वैल्यू है, वहां पर देखें चार्ज की डिफरेंट वैल्यू, और चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यानी लेट्स सपोज इसको मान लिया जाए कि ये आपके पास ओरिजिन है, 0 है, 0 पॉइंट है, तो चार्ज आपका लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है और ये डिके कर रहा है, नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब आप इसका ग्रेडियंट लेंगे तो नेगेटिव स्लोप आएगी। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और कोई लाइन डिके कर रही है, यानी उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, पहले ज्यादा था अब कम हो रहा है, तो स्लोप या ग्रेडियंट या डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। इसी वजह से आप देख रहे हैं एट टी इज इक्वल 0 करंट की कोई नेगेटिव वैल्यू। उसके बाद देखें ये मिनिमा अक्कर हुआ, यानी चार्ज की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू हो गई यहां तक। उसके बाद जब ये मिनिमा अक्कर हुआ तो आपको पता है मिनिमा पर डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये फ्लैट यहां पर हॉरिजेंटल लाइन बन गई और यहां पर चार्ज का जो रेट है वो 0 होगा। इस वजह से आप देख रहे हैं कि 2 पर एग्जैक्टली करंट की क्या वैल्यू है, 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो चार्ज है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 2 से 4 तक देखें तो ये ग्रेडियंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इस वजह से 2 से 4 तक अगर आप देखेंगे तो ये जो स्लोप है ये क्या आ रही है, पॉजिटिव हो रही है। उसके बाद ये देख रहे हैं कि भाई ये जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन लग रही है, तो स्ट्रेट लाइन का अगर कोई बंदा आपसे पूछता है भाई इसका ग्रेडियंट निकालें, तो वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है। तो सम सॉर्ट ऑफ को हॉरिजॉन्टल कर्व टाइप नजर आ रही है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उस तरह इंक्रीज नहीं हो रहा करंट जिस तरह पहले इंक्रीज हुआ था। उसके बाद ये थोड़ी सी फ्लैट होती है लाइक दिस, तो इस वजह से आपको ये ग्रेडियंट कम होता नजर आ रहा है और फिर दोबारा ये यहां से इंक्रीज हो रहा है और ग्रेडियंट फिर पॉजिटिव हो गया। चार्ज और करंट का ग्राफ समझने के बाद अब हम देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंट करंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि हम लेटर स्टेजेस पर देखेंगे। ज्यादातर हम जो पहले 3-4 चैप्टर्स हैं उसमें देखेंगे कि भाई डीसी सोर्स जो करंट प्रोड्यूस करता है वो इस तरह का करंट आपके पास होता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू आपको सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये साइनोसॉइडल करंट है जो कि चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे जब आपके पास एलसी सर्किट्स होंगे, ठीक है, ऑसिलेटर्स जिसको हम कहते हैं, वहां पर हम इनपुट पर ये सोर्स अप्लाई करते हैं जो कि साइनोसॉइडल है, जो कि टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
और ये जो दो करंट्स हैं इसको एक्सपोनेंशियल करंट कहते हैं, इसको डैम्पिंग करंट कहते हैं या डैम्प्ड साइनोसॉइडल करंट कहते हैं। ये हम कहां यूज करेंगे? जब ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे, यानी जब स्विच ऑन ऑफ करेंगे, सडन चेंज करेंगे इनपुट पर और आउटपुट को देखेंगे, तो वहां पर बेसिकली ये वाला बिहेवियर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेट्स सपोज करंट को डिनोट कैसे करते हैं। तो करंट को डिनोट करने के लिए ये करंट की वेव फॉर्म है, आपको एरो भी बनाना है, यानी करंट की डायरेक्शन भी बतानी है कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि क्या जा रहा है, और उसकी जो नोटेशन है, जो वेरिएबल, वो भी लिखना है। फॉर एग्जांपल यहां पर उसने I1t लिखा सिंपल, यहां पर एरो लगा दिया, तो इसमें उसने डायरेक्शन नहीं बताई कि करंट किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। यहां पर उसने वेरिएबल मेंशन नहीं किया कि करंट को डिनोट करने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है। सो ये परफेक्टली फाइन है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर जा रहा है, तो अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो ये -3 एम्पियर हो जाएगा। यानी बेसिकली लेफ्ट टू राइट आपका 3 एम्पियर है, तो राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा? -3 एम्पियर हो जाएगा। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लेफ्ट टू राइट टू क्रिएट अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, डिटरमिन I1 एंड I2। अब यहां पर देखें I1 और I2 निकालना, लेकिन हमने डेफिनेशन करंट की पढ़ी है कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये हमने पढ़ा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। यानी ये जो I2 है ये ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होगा। इसी वजह से जो I2 है वो आपका 1 एम्पियर होगा प्लस वाला, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है। अगर ये 1 एम्पियर है इस डायरेक्शन में I2, तो जो I1 होगा वो बेसिकली क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, वो लेफ्ट टू राइट है, इस वजह से वो क्या होगा? वो -1 एम्पियर। इसको ऐसे भी दे सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, इस वजह से वो -1 एम्पियर है, और पॉजिटिव चार्जेस का करंट जो कन्वेंशनल करंट है वो उसका अपोजिट होता है, इस वजह से वो +1 है। तो इसको ऐसे भी ट्रीट किया जा सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वोल्टेज का। यहां पर जो कंसेप्ट बताया गया वोल्टेज का, उसको हमने रीड करना है, ठीक है। ऑल दो वोल्टेज हमें पता है कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, यानी हम एक यूनिट चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि वो मूव करे सर्किट में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्योंकि हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करते हैं, तो हम जो V वोल्ट है बेसिकली वो एनर्जी है जो इस पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई की जाएगी ताकि ये मूव करे बैटरी के लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल पर। पॉजिटिव चार्जेस आपको पता है ऑटोमेटिकली मूव करते हैं फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, लेकिन जब ये बैटरी क्या करेगी, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल पर आएगा तो प्लस, क्योंकि प्लस को अपोज करता है, रिपेल करता है, तो जो बैटरी है बेसिकली इसको एनर्जी सप्लाई करेगी, इस पर वर्क करेगी इन चार्जेस पर, ताकि इसको लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल पर पुश किया जाए। ये वोल्टेज की बेसिकली डेफिनेशन है और इसी को हम EMF कहते हैं। वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बैटरी का ये काम भी होता है कि वो बैटरी के टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। अब ये हमारे पास कोई भी सर्किट एलिमेंट है, ये जो शेप बनी हुई है जरूरी नहीं है कि इसी तरह की शेप बनी हो, कोई शेप कुछ भी हो सकती है, ये बॉक्स भी ऐसे करके हो सकता है। ये शेप शो करती है कि ये सर्किट एलिमेंट है, यानी ये जो आपके पास किडनी बीन बना हुआ है ये शो कर रहा है कि ये सर्किट एलिमेंट है। अब सर्किट एलिमेंट कौन सा हो सकता है? रेजिस्टर हो सकता है, ये कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, ये आपके पास सोर्स हो सकता है, बैटरी हो सकती है, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये कोई भी सर्किट कंपोनेंट हो सकता है। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कैसे करना है। यहां पर देखें A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, इसके कोई भी दो टर्मिनल है। याद रखें जब भी हम वोल्टेज कंप्यूट करते हैं ना, तो हम उसके लिए यूज करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर, ये हम यूज करते हैं DMM। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। लेट्स सपोज मैंने DMM का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर रखा और नेगेटिव टर्मिनल यहां पर रखा, और मुझे जो रीडिंग नजर आई वो DMM पर -5 वोल्ट नजर आई। तो मैं इसको कैसे रीड करूंगा? मैं इसको रीड करूंगा क्योंकि मैंने DMM का पॉजिटिव यहां पर रखा और नेगेटिव B पर रखा, तो मैंने अज्यूम ये किया कि जो A है वो हायर पोटेंशियल पर है और B किस पर है? लोअर पोटेंशियल पर है। लेकिन जब मुझे रीडिंग शो हुई वो -5 वोल्ट शो हुई, तो ये शो कर रही है कि एक्चुअली जो मेरी असम्पशन थी कि A हायर पोटेंशियल पर है, तो वो रॉन्ग है, बल्कि A कहां पर है? लोअर पोटेंशियल पर है, ठीक है। लेकिन इसको रीड कैसे करेंगे? A is -5 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू B, इसको ऐसे रीड करेंगे, या टर्मिनल A इज हायर देन टर्मिनल B बाय -5 वोल्ट।
ये जो मर्जी आ जाए, लेट्स सपोज यहां पर V वोल्ट्स आता है, मुझे नहीं पता कि भाई ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता, सिंपली आपको ये बता दिया जाए कि भाई ये सर्किट एलिमेंट है ये वाला ऐसे करके, और ये दो टर्मिनल हैं, और आपको सिंपली बता दिया जाए ये A है ये B है, और यहां पर V लिख दिया जाए और इस पर प्लस लगा दिया जाए, इस पर माइनस, तो आप कैसे पढ़ोगे? आप पढ़ोगे द टर्मिनल A इज V वोल्ट्स पॉजिटिव और हायर देन टर्मिनल B, या विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल B, और द टर्मिनल A इज हायर देन टर्मिनल B बाय V वोल्ट्स। इसको ऐसे पढ़ेंगे। यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फॉर एग्जांपल आप पोलैरिटी यहां पर चेंज कर दें, A को माइनस कर दें B को प्लस कर दें, और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अब मैंने DMM का जो पॉजिटिव था वो मैंने B टर्मिनल पर लगा दिया, और जो नेगेटिव था यानी ब्लैक लीड थी वो मैंने A पर लगा दी, और रीडिंग मुझे क्या शो हुई? रीडिंग मुझे 5 वोल्ट पॉजिटिव के शो हुए। मैं इसको कैसे रीड करूंगा? क्योंकि मैंने DMM की जो लीड पॉजिटिव है वो मैंने B पर रखी है और B को मैंने हाई टर्मिनल माना है, तो मैं इसको पढ़ूंगा द टर्मिनल B इज प्लस 5 वोल्ट्स हायर देन द टर्मिनल B, और द टर्मिनल B इज हायर और पॉजिटिव देन A टर्मिनल बाय 5 वोल्ट्स। तो इस तरह इसकी रीडिंग करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू ये मैटर नहीं करती, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। फॉर एग्जांपल इसको रीड करना हो कैसे करेंगे? टर्मिनल A इज 5 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल B, और यहां पर क्या करेंगे? टर्मिनल B इज माइनस 5 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल A। अगर आपको ये नोटेशन दे दी जाए और आपसे इसकी अंडरस्टैंडिंग पूछी जाए तो आपने ऐसे बताना है, लेकिन अगर आप पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है, ये जो वोल्टेज है इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप D से C में आए तो B पॉजिटिव था, यहां पर B क्या हो गया? नेगेटिव, A नेगेटिव था पॉजिटिव, मैंने पोलैरिटी लेट्स सपोज चेंज कर दी तो ये माइनस 5 वोल्ट किस में कन्वर्ट हो गया? 5 वोल्ट में। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता कि आपने किसको हाई रखा है किसको लो रखा है, मैटर ये करता है कि आप ट्रीट कैसे कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस छोटी सी एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैं इसको मैं A कहता हूं, इसको मैं B कहता हूं, मैं इसको प्लस मार्क कर रहा हूं, इसको माइनस मार्क कर रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं -8 वोल्ट। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? B, तो हम लिखेंगे टर्मिनल B इज हाउ मेनी वोल्ट्स? -8 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। -8 वोल्ट पॉजिटिव और हायर विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल A। और क्या लिखेंगे? टर्मिनल B इज पॉजिटिव देन टर्मिनल A बाय -8 वोल्ट। तो ये दो तरीके हैं इसको रीड करने के। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।